नमस्ते। क्या ये मुमकिन है कि आज से मतलब लगभग 2400 साल पहले लिखा गया ज्ञान आज के हाईटेक कॉर्पोरेट ऑफिस और स्टार्टअप्स में पूरी तरह से फिट बैठ सकता है? सवाल तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की। हमारे सामने राधा कृष्णन पिल्लई की किताब कॉर्पोरेट चाणक्य है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि चाणक्य के सिद्धांत किसी के भी करियर में उसे सिर्फ एक मैनेजर नहीं बल्कि एक किंग मेकर कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुराने ज्ञान को दोहराना नहीं है। हम्म। ये देखना है कि कैसे लीडरशिप, स्ट्रैटेजी और ह्यूमन मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, वो टाइमलेस होते हैं। सही बात है। चाणक्य ने मैनेजमेंट को एक होलिस्टिक सिस्टम की तरह देखा, हम्म। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स की तरह नहीं। हम्म। उनकी नज़र में फाइनेंस, एचआर, स्ट्रैटेजी ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। किताब में सबसे पहले एक लीडर की भूमिका पर बात की गई है। पिल्लाई कहते हैं कि कॉर्पोरेट लीडर सिर्फ बॉस नहीं बल्कि एक राजा होता है। हाँ। अब राजा शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में एक तानाशाह की छवि बन सकती है। क्या मतलब है इसका? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, और यही सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन है। चाणक्य के लिए राजा का मतलब था परम जिम्मेदारी। अच्छा। उनका एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजानाम चहिते हितम। इसका मतलब? इसका मतलब है प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है। वाह। आज के कॉर्पोरेट जगत में देखें तो एक लीडर की सफलता का असली पैमाना उसकी टीम की खुशी और उनकी ग्रोथ है। अगर टीम सफल है तो लीडर अपने आप सफल है। तो सत्ता हुक्म चलाने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए है। बिल्कुल, सेवा करना, और ये शायद खुद से ही शुरू होता है। किताब में लीडर के पर्सनल गुणों पर बहुत जोर है, खासतौर पर जितेंद्रिय होने पर। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, मैनेजमेंट का पहला नियम है खुद को मैनेज करना। चाणक्य के अनुसार एक लीडर का अनुशासन ही पूरी टीम के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। अगर लीडर खुद ही लेट आता है या छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है तो वो टीम से अनुशासन की उम्मीद कैसे कर सकता है? लेकिन क्या ये उम्मीद करना रियलिस्टिक है कि एक लीडर हर समय परफेक्ट हो? मतलब अनुशासन और एक रोबोट जैसा व्यवहार करने में बहुत पतली सी लाइन है। बहुत अच्छा सवाल है। जितेंद्रिय होने का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी भावनाओं का मालिक होना, ना कि उनका गुलाम। एक लीडर को गुस्सा आ सकता है, पर वो उसे एक्सप्रेस कैसे करता है ये मैटर करता है। सही बात है। क्या वो चिल्लाकर माहौल खराब करता है या शांत रहकर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है? तो जब एक लीडर खुद पर इतना कंट्रोल कर लेता है तो उसका अगला इम्तिहान होता है सही लोगों को पहचानने का। क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा, एक अकेला पहिया रथ नहीं चला सकता। बिल्कुल। टीम बनाने के लिए उन्होंने अमात्य यानी मंत्रियों का जिक्र किया है। हाँ। चाणक्य के लिए किसी भी संगठन की असली ताकत उसके लोग होते हैं। पिल्लई इस बात पर जोर देते हैं कि चाणक्य की हायरिंग प्रोसेस बहुत कठोर थी। वो सिर्फ स्किल नहीं बल्कि कैरेक्टर भी देखते थे। जैसे कि? क्या व्यक्ति ईमानदार है, क्या वो प्रेशर झेल सकता है, क्या उसमें लॉयल्टी है। आज के समय में हम इसे राइट फिट फॉर द जॉब या कल्चरल फिट कहते हैं। तो एक किंग मेकर के नजरिए से हायरिंग का मतलब सिर्फ कंपनी के लिए सही लोग ढूंढना है या उन लोगों में भविष्य के किंग्स यानी लीडर्स को पहचानना भी है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो किंग मेकर की सोच है। एक मैनेजर सिर्फ अपनी टीम बनाता है, लेकिन एक किंग मेकर भविष्य के लीडर्स तैयार करता है। इसलिए चाणक्य कहते थे कि लीडर को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ हाँ में हाँ ना मिलाएं। अच्छा। एक लीडर जिसे सिर्फ अपनी तारीफ सुनने की आदत पड़ जाए, वो समझो पतन की ओर बढ़ रहा है। उसे सलाहकारों के साथ साथ मुखर आलोचकों की भी जरूरत होती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ज्यादा आलोचना से टीम का मोराल डाउन नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर सही तरीके से ना की जाए। तो एक लीडर पॉजिटिव माहौल और कड़वी सच्चाई के बीच बैलेंस कैसे बनाए? देखिए, बैलेंस ही सब कुछ है। आलोचना का मतलब अपमान करना नहीं है। इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। चाणक्य का मानना था कि जो लोग आपको आपकी गलतियां बता सकें, वही आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। एक लीडर का काम है एक ऐसा सेफ माहौल बनाना जहां लोग बिना डरे अपनी बात रख सकें। ठीक है, तो एक काबिल लीडर है, एक बेहतरीन टीम है, पर बिना सही दिशा के सब बिखर सकता है। यहाँ पर शायद चाणक्य की रणनीति, जिसे आन्वीक्षिकी कहा गया है, काम आती है। बिल्कुल। आन्वीक्षिकी का मतलब है तर्क और सोच विचार की कला। चाणक्य के 4 प्रसिद्ध तरीके साम, दाम, दंड और भेद आज भी उतने ही रिलेवेंट है। साम, दाम, दंड, भेद। हाँ,
साम यानी बातचीत और काउंसलिंग, दाम यानी रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, दंड यानी अनुशासन और पेनल्टी, और भेद यानी अपने कॉम्पिटिटर्स की कमजोरियों को समझना। मुझे लगता है साम, दाम और दंड तो समझना आसान है, लेकिन भेद का इस्तेमाल आज के दौर में ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? क्या इसका मतलब कॉर्पोरेट जासूसी है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। चाणक्य के भेद का मतलब अनैतिक काम करना नहीं था। तो फिर? इसका मतलब था गहरी समझ। आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में क्या कमी है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहाँ कमजोर है, ये जानकारी इकट्ठा करना भेद है। मतलब कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। ये युद्ध की तैयारी है, युद्ध छेड़ना नहीं। लाइन तब क्रॉस होती है जब आप जानकारी के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। चाणक्य का भेद रणनीति के लिए था, साजिश के लिए नहीं। और ये रणनीति सिर्फ आज के लिए नहीं है ना? मुझे ये बात सबसे दिलचस्प लगी। चाणक्य 5 साल आगे की सोच रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है। उनकी रणनीति हमेशा प्रोएक्टिव होती थी, रिएक्टिव नहीं है। मतलब सिर्फ आज की प्रॉब्लम्स को सुलझाना काफी नहीं है। आने वाले 5 सालों में टेक्नोलॉजी में क्या बदलाव आ सकते हैं, मार्केट में कौन से नए प्लेयर्स आ सकते हैं, उन्हें आज ही भांप लेना। हाँ, और उनके लिए तैयारी करना। यही दूरदर्शी सोच एक साधारण मैनेजर और एक महान लीडर के बीच का फर्क है। इस तरह की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक सोच के लिए तो जबरदस्त फोकस की जरूरत होती है। आज के मैनेजर्स तो मीटिंग्स और ईमेल्स में ही खो जाते हैं। इसीलिए चाणक्य के लिए समय ही सबसे बड़ा धन था। उन्होंने राजा के दिन को 8 हिस्सों में बांटा था। हर काम के लिए एक निश्चित समय था। टाइम ब्लॉकिंग जैसा कुछ? हाँ, पिल्लई इसे आज की टाइम ब्लॉकिंग तकनीक से ही जोड़ते हैं। चाणक्य सिखाते हैं कि एक लीडर को रणनीतिक सोच के लिए एकांत यानी अकेले में समय जरूर निकालना चाहिए। और टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में क्या? उनका कल का काम आज करो वाला सिद्धांत? वो तो एक लीडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। उनके अनुसार समय और अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। अजाइल माहौल का मतलब ये नहीं कि आप काम टाल दें। इसका मतलब है कि आप सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज को तेजी से एडजस्ट करें। मतलब फैसला लो और उस पे काम करो। बिल्कुल, अनिर्णय में बैठे रहना सबसे बड़ी विफलता है। और इन सभी बड़ी योजनाओं और रणनीतियों को चलाने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है पैसा, मतलब कोष। चाणक्य का सूत्र है कोष पूर्वा सर्वारंभा, यानी हर काम की शुरुआत धन पर निर्भर करती है। उन्होंने फाइनेंस को किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी माना था। आज के स्टार्टअप्स के लिए तो ये सबसे बड़ी सीख है। बिल्कुल, अक्सर स्टार्टअप्स $1 मिलियन की फंडिंग तो जुटा लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में कैश बर्न करके बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनका कोष प्रबंधन कमजोर होता है। हाँ, तो चाणक्य की वित्तीय नीति के 3 बहुत ही सरल और शक्तिशाली बिंदु हैं। क्या है वो? पहला, आय से अधिक व्यय विनाश का कारण बनता है। दूसरा, भविष्य के संकटों के लिए हमेशा एक रिजर्व फंड रखो। और तीसरा, जो भी मुनाफा हो उसे वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट करो ताकि संगठन और मजबूत हो सके। ठीक है, तो संगठन की आंतरिक नींव मजबूत हो गई, लीडर अनुशासित है, टीम काबिल है, रणनीति दूरदर्शी है, लेकिन बिजनेस एक अकेले कमरे में तो नहीं चलता। कॉम्पिटिटर्स का क्या? इसके लिए चाणक्य का मंडल सिद्धांत बहुत रेलेवेंट है। उनका मानना था कि आपका पड़ोसी राज्य अक्सर आपका प्रतिस्पर्धी होता है। कॉर्पोरेट जगत में भी ऐसा ही है। हाँ, और चाणक्य का पहला नियम था शत्रु की ताकत का सही आकलन ही आपकी आधी जीत है। लेकिन मंडल सिद्धांत की ये सोच कि आपका पड़ोसी हमेशा दुश्मनी होगा, क्या ये आज के कोलैबोरेटिव बिजनेस वर्ल्ड में भी सच है? आज तो हम पार्टनरशिप्स की बात करते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। चाणक्य का सिद्धांत हमेशा युद्ध करने के लिए नहीं था, बल्कि हमेशा तैयार रहने के लिए था। अच्छा। और यहीं पर स्ट्रेटेजिक अलायंस का विचार आता है। चाणक्य कहते थे कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ने के बजाय किसी और ताकतवर सहयोगी से हाथ मिला लो। कोऑपिटिशन मतलब कॉम्पिटिटर से ही हाथ मिलाना। हाँ, लेकिन इसमें उनकी एक शर्त थी, दोस्ती हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए। गठबंधन और प्रतिस्पर्धा, ये सब आखिर में सत्ता और अधिकार के इर्द गिर्द ही घूमता है। बिल्कुल, चाणक्य के अनुसार सत्ता एक दुधारी तलवार है। सही ढंग से न इस्तेमाल की जाए तो ये चलाने वाले को ही घायल कर देती है। सत्ता का असली उद्देश्य सेवा है। एक लीडर के पास पावर इसलिए होती है ताकि वो टीम के रास्ते की बाधाओं को दूर कर सके, न कि खुद बाधाएं खड़ी करे। और सत्ता के 7 अंगों सप्तांग में से आज के दौर में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से 2 सबसे महत्वपूर्ण है। दुर्ग यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आज टेक्नोलॉजी भी शामिल है, और शक्ति यानी आपका ज्ञान। नॉलेज इज पावर।
जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी और स्किल है, उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और उस शक्ति का सही इस्तेमाल करने के लिए लीडर को जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए। ये हमें चाणक्य के सबसे विवादास्पद विचार पर लाता है, गुप्तचर प्रणाली। क्या इसका मतलब है कि हमें ऑफिस में जासूसी करनी चाहिए? नहीं, इसका मतलब वो नहीं है। पिल्ले इसे बहुत अच्छे से आधुनिक संदर्भ में समझाते हैं। ये असल में इंटरनल फीडबैक सिस्टम और मार्केट इंटेलिजेंस है। अच्छा। सोचिए, एक बड़े सीईओ को कैसे पता चलेगा कि उसकी किसी छोटी ब्रांच में क्या चल रहा है? उसे ऐसे भरोसेमंद लोग चाहिए जो उसे बिना फिल्टर के कड़वी सच्चाई बता सकें। लेकिन बेहतरीन योजनाओं के बावजूद चीजें गलत हो सकती हैं, संकट आ सकते हैं। आपदा प्रबंधन पर चाणक्य की क्या नीति थी? उनका सूत्र है, विपत्ति के समय धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है घबराहट में गलत फैसले न लेना। एक सच्चा लीडर संकट के समय ठंडे दिमाग से समाधान खोजता है। उनकी नीति प्रोएक्टिव थी। हर कंपनी के पास एक प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए। ये सब सुनने में बहुत इंटेंस लगता है। लीडरशिप, रणनीति, संकट। क्या चाणक्य ने वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में कुछ सोचा था? ये एक आम धारणा है जिसे किताब तोड़ती है। चाणक्य एक होलिस्टिक जीवन के पक्षधर थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, इन चारों में संतुलन जरूरी है। आज के तनावपूर्ण माहौल में अगर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो वो कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ सीईओ की कुर्सी तक पहुंचना? नहीं। और यहीं पर यह किताब अपनी सबसे गहरी बात कहती है। सफलता का शिखर राजा बनना नहीं है, बल्कि दूसरों को राजा बनाना है। किंग मेकर बनना। बिल्कुल। चाणक्य चाहते तो खुद सम्राट बन सकते थे। उनके पास बुद्धि, शक्ति सब कुछ था। लेकिन उन्होंने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को तैयार किया। वो किंग नहीं, किंग मेकर बने। तो इसका सीधा मतलब है मेंटरशिप और एक विरासत छोड़कर जाना। हाँ, एक सच्चा कॉर्पोरेट लीडर वो है जो अपने नीचे ऐसे लीडर्स तैयार करें जो भविष्य में उससे भी बेहतर काम कर सकें। जब आप दूसरों को सफल बनाते हैं, तो आपकी अपनी सफलता अमर हो जाती है। आपकी पहचान आपके पद से नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए लोगों से होती है। यही चाणक्य का सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेसन है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि नेतृत्व एक जिम्मेदारी है। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। रणनीति हमेशा दूरदर्शी होनी चाहिए और सफलता का असली मतलब है एक ऐसी विरासत बनाना जो आपके बाद भी कायम रहे। और इस किताब का सबसे शक्तिशाली टेकअवे एक ही लाइन में है, सोचो चाणक्य जैसा और बढ़ो सबसे आगे। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। यदि नेतृत्व का शिखर दूसरों को लीडर बनाना है, तो कोई व्यक्ति कल ऐसा कौन सा एक छोटा कदम उठा सकता है जिससे वह केवल अपनी सफलता नहीं, बल्कि अपनी विरासत का निर्माण शुरू कर सके।